नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया। 118 सांसदों ने इस पर साइन किए हैं और माना जा रहा है कि अब ओम बिरला लोकसभा नहीं जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद ही वो स्पीकर की चेयर संभालेंगे। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि करीब दोपहर 1:14 पर यह नोटिस पेश किया गया है। दरअसल ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका था और सदन में स्पीकर की टिप्पणी से कांग्रेस सदस्यों पर साफ तौर पर झूठे आरोप लगे। ऐसे में सदन की आगे की कार्रवाई के लिए चेयर पर ओम बिरला नहीं आए और अब सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी को सदन में रोके जाने के बाद ही विपक्ष में यह अविश्वास लोकसभा अध्यक्ष के प्रति जागा या इसके पीछे कुछ और भी है। इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या मान्य सदस्य हो, हर मान्य सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। प्रश्नकाल मान्य सदस्यों का समय होता है। मेरा आग्रह है कि आप सदन को बाधित नहीं करें। सदन में हंगामा जारी है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, जिसे आज सदन में पेश किया गया। इन सब के बीच बजट सत्र के 10वें दिन मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल में कार्रवाई नहीं हो सकी। 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। महज 1 मिनट बाद चेयर पर मौजूद पीसी मोहन ने 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। इस बीच भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सांसद वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहे। इसके बाद सदन 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए। Am I allowed to speak those points or not? प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करें। Madam, it is a tradition of Parliament that just as you were prepared to give the माननीय floor, मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय मंत्री, उन्होंने कहा स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है, स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे, बताइए। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से हाथ जोड़कर कहा कि बजट पर चर्चा होने दे, इससे हम सबका नुकसान हो रहा है। आप रोज आकर हंगामा करते हैं, ऐसे में काम नहीं हो पा रहा। इस तरफ ट्रेजरी बेंच में आकर के जहाँ हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहाँ दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला एमपीज थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे। सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं। ये सवाल पूछ रही हूँ ना कि उस दिन वो मौजूद नहीं थे क्या हाउस में? किरण रिजिजू जी मौजूद थे ना, उन्होंने देखा नहीं क्या? हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए, आप एक किताब लेने से डर गए। आपको टैरिफ के ऊपर बात नहीं करनी है, एब्सटीन के ऊपर बात करने से आप कतराते हो। ये तो सच सच बोल। दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई। स्पीकर की चेयर पर ओम बिरला की जगह केपी तेनेट्टी आए। उन्होंने विपक्ष से शशि थरूर को आम बजट पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। उधर लोकसभा के बाहर बुक कंट्रोवर्सी पर राहुल गांधी ने कहा कि या तो पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन। राहुल ने कहा, मुझे विश्वास है कि नरवणे झूठ नहीं बोलेंगे। पेंगुइन ने कहा, कोई भी हिस्सा पब्लिक नहीं किया, हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। कंपनी की सफाई इसलिए आई क्योंकि बुक की अनऑथराइज्ड कॉपियों के लीक और ऑनलाइन सर्कुलेशन का दावा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। दरअसल राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की किताब लेकर लोकसभा पहुंचे थे। पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि उन्हें सदन में बोलने दिया जाए। सदन में ये मतलब नहीं है कि विपक्ष यहाँ बैठकर वही करे जो सरकार चाहती है। जो जनहित के मुद्दे हैं हम उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है, आपको उठाने देना चाहिए, पर मजाक बन के रह गया है।
इन सब के बीच स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह को विपक्ष द्वारा पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए दिए गए नोटिस की जांच करने का निर्देश दिया। लगभग 120 विपक्षी सांसदों ने बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया था, क्योंकि उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी थी। साथ ही 8 सांसदों को सस्पेंड करने का भी नोटिस दिया था। कांग्रेस एमपीज और चीफ व्हिप के सुरेश ने अपनी पार्टी, समाजवादी पार्टी और डीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से लोकसभा सेक्रेटेरिएट को नोटिस दिया। हालांकि टीएमसी सांसदों ने नोटिस पर साइन नहीं किए। स्पीकर में अगेंस्ट करने का जो मुद्दा है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा उनको जो सुझाव था कि पहले आपके जो 4 पॉइंट्स है, एक तो आप देख रहे हैं 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक उनके महिला सांसदों के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया नहीं जा रहा है, दूसरा बीजेपी के नेता को आप अटैक करने का मौका दे रहे हो, एंड आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए, 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है, देन देयर इज ऑलवेज अ रूम टू मूव नो कॉन्फिडेंस। बट मेरा सुझाव ये था कि पहले आप एक चिट्ठी दे दो। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हो पाएगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या नियम है और भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक कितने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, आइए आपको बताते हैं। लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 और लोकसभा के कार्यप्रणाली नियमों के अनुच्छेद 200 के तहत संचालित होती है। कोई भी सदस्य जो स्पीकर या उप स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहता है, उसे लोकसभा महासचिव को लिखित रूप में प्रस्ताव सौंपना पड़ता है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे आरोपों को स्पष्ट और सटीक शब्दों में लिखा जाना, जिसमें कोई तर्क, अनुमान, व्यंग, आरोप या अपमानजनक बातें शामिल न हो। नोटिस मिलने के बाद प्रस्ताव पेश करने की अनुमति के लिए संबंधित सदस्य के नाम पर कार्यसूची में शामिल किया जाता है। प्रस्ताव की चर्चा के लिए तारीख तय की जाती है, जो नोटिस की तिथि से कम 14 दिन बाद होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों या सांसदों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा वो गिर जाता है। आमतौर पर प्रस्ताव स्वीकार होने के 10 दिनों के भीतर बहस और मतदान होता है। जब प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो स्पीकर या उप स्पीकर अध्यक्षता नहीं कर सकते। अंत में प्रस्ताव को सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना जरूरी है। लोकसभा के इतिहास में स्पीकर के खिलाफ अब तक 3 प्रमुख अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए। पहला मामला 18 दिसंबर 1954 का है, जब तत्कालीन स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ प्रस्ताव आया, लेकिन बहस के बाद सदन ने इसे खारिज कर दिया। दूसरा 24 नवंबर 1966 में हुकुम सिंह के खिलाफ लाया गया, जो 50 सदस्यों के समर्थन की कमी के कारण गिर गया। तीसरा 15 अप्रैल 1987 में बलराम जाखड़ के विरुद्ध था, जिसे बहस के बाद अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा 1967 में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, 2001 में जीएमसी बालयोगी, 2011 में मीरा कुमार और 2020 में ओम बिरला के खिलाफ नोटिस की चर्चाएं जोरों पर रही, लेकिन ये कभी अमल में नहीं आए। सदन में बजट पर चर्चा और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तकरार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी की अपनी अपनी राय है। मैंने कल भी कहा था, बीजेपी न्याय दिलाने में भेदभाव करती है। उनका न्याय दिलाने का तरीका भेदभाव का है। वो न्याय नहीं दिलाते हैं, हर न्याय में भेदभाव करते हैं। देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें, कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन है। मेरी सख्त नाराजगी कि हाउस नहीं चल रहा है, बहुत सारे ऐसे विषय इनको हम नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि इसमें बड़ा रोल जो है सरकार का है। सबको समन्वय बना के सदन चलाना चाहिए, लोगों को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। ये सदन है, अगर यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। चिंतनीय है और देश देख रहा है कि किस तरह जो है सरकार जनहित के मुद्दों को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। देखिए, ये मेरी पार्टी फैसला करेगी, मैं विपक्ष का हिस्सा नहीं हूँ। मैं अब भी आग्रह करती हूँ कि सरकार कोई समझौता करे, विपक्ष को बोलने दे। यहाँ पे हम सब भेजे गए हैं बोलने के लिए।
जी आप बोलने में ही बैन गैग लगा देंगे, बैन लगा देंगे, तो ये क्यों बनाया ये फिर पार्लियामेंट? आप अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसे स्पीकर के प्रति आप लेकर आएंगे जिन्होंने हमेशा प्रयास किया कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर मिलकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले। फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट को बिना ये सोचे हुए कि सत्ता पक्ष का विपक्ष का है, स्पीकर साहब ने मौका दिया, हर किसी को बोलने का मौका दिया। आज जिस तरीके से उनके खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की सोच रख रहा है, मुझे लगता है ये निंदनीय है। आपको लगता है कि विपक्ष में कोई हिम्मत है, ताकत है, हैसियत है? आप ये सोचो कि जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रामो करम पर स्पीकर नहीं है, बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। इतनी मूर्ख पार्टी आपने देखी होगी। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, हार की फ्रस्ट्रेशन है। अपने आप अपना भविष्य विपक्ष नहीं देख रहा इस देश में की राजनीति में, ये उसकी चिढ़ है। यही धनखड़ साहब को इसी सीढ़ियों पे मजाक ये लोग उड़ाते थे, उनके लिए भी इमोशनल आ रहे थे। अब ये वापस एक दूसरा मजाक और ये मुंह की खाएंगे। कोई भी हाउस चलता है तो वो नियम से चलता है। ये असल में उस फ्रेम से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि भाई हम 11 साल से बाहर हैं और जनता बार बार मुझे चुनाव में हराती है। आज भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे अपने हाल। कुल मिलाकर बढ़ती तकरार के बीच क्या ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और यदि ऐसा होता है तो लोकसभा के इतिहास में ये चौथी बड़ी घटना होगी। और ऐसे में सभी की नजरें लोकसभा की कार्रवाई पर हैं कि आखिर यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो स्पीकर को लेकर जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आया, बड़ा सवाल होता है कि ये जो टकराव पक्ष और विपक्ष में हो रहा है ये कब तक जारी रहेगा। फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि ओम बिरला जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव जो है ये गिर नहीं जाता तब उसके बाद ही वो पहुंचेंगे और चेयर संभालेंगे, तब तक लोकसभा नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये सारी अपडेट सामने आई हैं। सवाल इस बात का है कि क्या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना ठीक है। राहुल गांधी को यदि बोलने नहीं दिया या जिस तरीके से संसद में हुआ, क्या उन सारी चीजों के बाद ही ये सब तमाम सवाल जो है वो सामने आए हैं, या फिर कुछ और चीजें लंबे समय से चली आ रही थी। हर विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संविधान मामलों के जानकार हैं हेमंत शुक्ला। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में मोहम्मद एहतेशामुल हक, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आज हेमंत जी पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। हेमंत जी, आज बहुत कुछ इसमें देखा इस पूरे, क्योंकि सदन का कोई मामला हो, स्पीकर को लेके हो, अविश्वास प्रस्ताव लाना ही अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है स्पीकर के लिए, पहली चीज। फिर भी यदि हम एक स्पीकर को लेकर सदन के अंदर इस हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया को समझे, बहुत सारी चीजों को आज मैंने, चाहे अनुच्छेद 94 हो या अनुच्छेद 200 के तहत संचालित होती हैं जो चीजें, प्रोसेस है, उसको मैंने पढ़ा समझा, लेकिन बहुत डिटेल में आप समझा पाएंगे कि किस हद तक जायज है, संभव है और असल में पारित होने की कंडीशन तक कब पहुंचेगा। क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव आता है उसमें हर एक चीज का उल्लेख होगा, तो उन चीजों को यदि संवैधानिक रूप से समझने का प्रयास करें, कैसे देखते हैं? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस टाइम पे ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है पूरे नेशन के लिए, कंट्री के लिए, और अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये मुद्दा। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा कटु शब्द बोलना चाहूंगा। हो सकता है कि मेरे जो कलीग्स पैनलिस्ट हैं उनको मेरी बात कोई बुरी लगे, और मैं पहले ही उन सबसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा कि अगर मेरी बात कोई बुरी लगे तो उसका बुरा ना मानिएगा। पर ये देश की सच्चाई है कि आज हमारी जो संसद है वो चल नहीं पा रही है, और हम सबको पता है कि हमारी 1 मिनट की संसद का जो खर्चा होता है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए आता है, और देश की जो अमूल्य संपत्ति है उस संपत्ति का बड़ा नुकसान
कंटिन्यूसली हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार पक्ष भी है और विपक्ष भी है। मैं दोनों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा इस मामले के अंदर। ये दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार हैं जो देश का, नेशन का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान के लिए। बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है हमारी कंट्री, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और हमारी कंट्री के अंदर जहां तक बोलने का प्रश्न है, देश में रहने वाले लास्ट व्यक्ति को भी हमारा नेशन और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का राइट देता है। तो यदि देश का एलओपी, जो अपने आप में एक मंत्री से कम पद की गरिमा को नहीं रखता है, यदि एलओपी संसद में बोलने के लिए उठता है तो उसे बोलने क्यों नहीं दिया जाता? ये बड़ा सवाल सरकार से है। और यदि एलओपी ने नहीं बोला तो उसके बाद में विपक्ष को इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। भाई, अगर एलओपी को नहीं बोलने दिया गया तो आप कम से कम बाकी के जो मुद्दे हैं वो तो चलने दें। सो इसमें दोनों की इक्वालिटी है, और मैं पूरी तरीके से इसके अंदर इन दोनों पक्षों को ही, पक्ष और विपक्ष दोनों को ही जिम्मेदार मानता हूं कि देश का नुकसान इनकी वजह से भुगतना पड़ रहा है। अब मैं विषय की गंभीरता पर आता हूं। आपने जैसा कि रिपोर्ट के माध्यम से समझाया, उस रिपोर्ट के अंदर जैसा आपने बताया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। वो प्रोसीजर एज इट इज ही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 है और आर्टिकल 94C जो है, इसके अलावा आर्टिकल 96, ये दोनों ही स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर को उसके पोस्ट से हटाने के लिए या महाभियोग लाने के लिए इसकी समुचित व्याख्या करते हैं। सबसे पहले महासचिव को नोटिस दिया जाता है। नोटिस की अवधि के बाद में 14 डेज के बाद में उस पर चर्चा की जाती है, और सदन में जो मौजूद सदस्यगण होते हैं उनका बहुमत कराए, उनकी तरफ से पोलिंग करवाई जाती है, और उसके अंदर जो बहुमत अगर होता है तो इसके अंदर स्पीकर को हटा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव सदन में लंबित रहता है तब तक स्पीकर जो होता है वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों से मुक्त रहता है। उस ड्यूरेशन के दौरान स्पीकर को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की आज़ादी नहीं है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी कोट करना चाहता हूँ, जिसके अंदर नाबाम राबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर का जो मामला 2016 का, उस मामले के अंदर क्लियर लिखा गया है कि जब तक इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव सदन में लंबित रहता है तब तक जो स्पीकर होता है वो अपने पद से मुक्त रहेगा, वो किसी प्रकार की संवैधानिक जानकारी या संवैधानिक जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं करेगा। दूसरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज होती है कि आर्टिकल 94C की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन एक तो हमारे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करती है। इक्वल जस्टिस है हमारी कंट्री के अंदर, और इक्वल जस्टिस सिस्टम की बात करती है। दूसरा, इस प्रोसीजर को वो बड़ा ट्रांसपेरेंट बनाती है, क्योंकि ये सारी की सारी जो प्रोसीजर होती है वो सदन के माध्यम से होती है। सदन में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, नोटिस दिया जाता है, उसके बाद में वोटिंग भी सदन में होती है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी पूरे मामले के ऊपर बनी रहती है। सो अपने आप में अभी देखना होगा। मुझे लगता तो नहीं है कि जिस तरीके से विपक्ष के पास में वो आंकड़ा है कि स्पीकर को अपने पोस्ट से वो हटा पाएंगे या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को वो पारित कर पाएंगे। पर अगर कहीं किसी मामले को लेकर क्वेश्चन रेज होता है, अपने आप में किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव भी आता है, तो वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, हमारे लोकतंत्र के लिए वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और एक सवालिया निशान तो उस व्यक्ति के चरित्र के ऊपर, उस पार्टी के चरित्र के ऊपर कहीं ना कहीं वो लग ही जाता है, बेशक वो चाहे अविश्वास प्रस्ताव को सिद्ध कर पाए या ना कर पाए, पर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो इन सब चीजों से रेज हो ही जाता है, और वो हमारी कंट्री के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगी हेमंत जी। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। संदीप जी, दो मुख्य सवाल है। एक तो ये जो आज का मुख्य सवाल सभी के लिए है, और हम कोशिश करेंगे इस चर्चा से उसका एक कंक्लूजन निकले, और वो सवाल है कि क्या वाकई जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो पारित हो पाएगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अविश्वास क्यों पैदा हुआ, ये अविश्वास प्रस्ताव यदि लाया गया ये क्यों हुआ? क्या सिर्फ राहुल गांधी को उस दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद जो भी चीजें हुई, या कुछ और चीजें लगातार ओम बिरला जी के खिलाफ चली आ रही थी, उसको लेकर विपक्ष का गुस्सा फूटा? हर चीज को समझने की जरूरत है। और मेरे पहला सवाल मैंने इसलिए भी किया कि क्या ये पारित हो पाएगा या नहीं, वो इसलिए क्योंकि अब तक लोकसभा के इतिहास में हम यदि समझने की कोशिश करें तो 3 प्रस्ताव आए और वो सफल नहीं रहे, किसी न किसी कारणवश वो गिरे हैं।
तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या उस चीज में ये आगे बढ़ पाएगा। आप कैसे इस विषय को देखते हैं? देखिए राखी जी, महत्वपूर्ण है अविश्वास प्रस्ताव का लाना। वो गिरे या रहे वो एक अलग मामला है। जब किसी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, मतलब सवाल या निशान लगता है, प्रस्ताव बनाया जाता है, जैसे अभी वकील साहब ने बताया, महामंत्री को दिया जाता है, वो पूरी चीजें होती हैं, और वो व्यक्ति जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, उसको साइड कर दिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ये चीज आई क्यों? देखिए, ये चीज एक बार के मामले में नहीं आती है कि एक बार किसी को रोक दिया या किसी को एक बार कम समय दे दिया। ये चीजें लंबे समय तक फेस करने के बाद, झेलने के बाद ये चीजें निकल करके आती हैं। और ये आती क्यों है? जो विपक्ष होता है, विपक्ष को ये माना जाता है कि वो सरकारों से सवाल करता है, और वो सरकारों से वो सवाल करता है जिन पर उसे संदेह होता है, जनता को संदेह होता है। मैंने और आपने अगर बीजेपी को वोट भी दिया होगा तो हमारे और आपके दिमाग में भी कुछ सवाल रहते हैं जिनकी स्पष्टता हम भी चाहते हैं विपक्ष के साथ साथ में कि सरकार जवाब दे। सर, जैसे मैं आपको शुरू करता हूं, अगर ट्रंप ये कहता है कि मोदी जी की राजनीतिक कैरियर में 1 मिनट में तबाह कर सकता हूं, तो मोदी जी या सरकार इधर से ये क्यों नहीं कहते कि तू हमारा तबाह करके दिखा हमारा राजनीतिक कैरियर? ऐसी कौन सी चीज उसके पास है जो वो ये बात इतनी स्पष्टता से कह रहा है? जबकि पाकिस्तान अगर कोई छोटी सी बात करता है तो उसकी हम बोली का जवाब भी गोले से देना चाहते हैं, तो हम अमेरिका का जवाब क्यों नहीं देते हैं? अब जब से एप्स्टीन वाली मामला आया है, आपने देखा दुनिया के कई देशों में इस्तीफों का दौर जारी है, प्रधानमंत्री तक लोग इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हरदीप पुरी जो एप्स्टीन से जुड़े थे, अनिल अंबानी जो एप्स्टीन से जुड़े थे, और अनिल अंबानी वो शख्स है जब राफेल का सौदा हुआ तो जबरदस्ती अनिल अंबानी को उसमें घुसाया गया। तो क्या आपके दिमाग में डाउट क्लियर नहीं होता कि राफेल का जो सौदा करवाने वाला था वो जेफरी एप्स्टीन हो सकता है? और जो मनमोहन सिंह जी करीब 500 करोड़ में जिसको लेकर के आ रहे थे राफेल को, वो बाद में 1800 करोड़ का हमने लिया। तो क्या, मैं ये नहीं कहता कि ये है, लेकिन ये चीजें सवाल दिलो दिमाग में आते हैं। दुनिया का आज तक राखी जी कोई प्रधानमंत्री, इवन बांग्लादेश का, भूटान का, छोटे छोटे देशों का, कमजोर देशों का भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में नहीं गया। आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार में गए, ये सेटिंग आखिर किसने बैठाई? कहीं ये एप्स्टीन के यहाँ पार्टियां होती थी, ये तो आप सबने पढ़ा होगा कि वैश्यावृत्ति होती थी, लड़कियां दी जाती थी, लेकिन ये चीजें तो सारी दुनिया में अवेलेबल है, कहीं भी हो सकती थी। हकीकत ये है, लड़कियां तो दी जाती थी, लेकिन वहां पर बैठकर बड़ी बड़ी डील कराई जाती थी जिनमें भारी भरकम कमीशन खाए जाते थे। तो इन सब चीजों में लोगों के दिलो दिमाग में आता है, आखिर ऐसी क्या वजह है? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमें ट्रंप ने बताया। ऐसी क्या वजह है जो हमारी ट्रेड डील हुई वो हमें ट्रंप ने बताई? ऐसी क्या वजह है? दुनिया में आज तक आपने ऐसी किसी ट्रेड डील नहीं सुनी होगी। जो दुनिया का सबसे कमजोर देश का आप नाम लेंगे, अगर नेपाल का नाम लेंगे, भूटान का नाम लेंगे, श्रीलंका का नाम लेंगे, उनके साथ भी दुनिया में ऐसी कोई डील आज तक किसी देश ने नहीं की। अगर तुम रशिया से वो लोगे तो हमारे कुछ लोग मॉनिटर करेंगे तुम्हें। तो इतना कमजोर हो गया हिंदुस्तान के दूसरे लोग, हमें मॉनिटर कर रहे हैं, हम कहां से क्या लेंगे, कहां से क्या नहीं लेंगे, दुनिया के साथ हम रिश्ते कैसे निभाएंगे, क्या ये सब चीजें अमेरिका डिसाइड करेगा? तो सवाल एक नहीं है, खाली नरवणे जी की बुक सवाल नहीं है। नरवणे जी की बुक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हिंदुस्तान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आखिर क्या वजह रही जो हमारे गृह मंत्री फैसला नहीं कर पाए, रक्षा मंत्री फैसला नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री पूरी रात फैसला नहीं ले पाए, और तब जाकर के आखिर में उनको ये कह दिया जाता है कि जो तुमसे हो सकता है, जैसे तुम कर सकते हो तुम करो। तो ये चीजें छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास इनके जवाब हैं। इसलिए जब सरकार के पास जवाब नहीं है तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से या किसी भी कीमत पर सदन चलेगा। ठीक है संदीप जी, वापस आऊंगी। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राखी जी। अनिल जी देखिए, एक बात तो है, क्योंकि नरवणे जी की किताब आई और उनकी किताब के कुछ अंश, किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई तो मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन उस किताब के अंश राहुल गांधी रखना चाहते थे, उन्होंने बोलना शुरू किया, उनको रोका गया, ये विवाद बढ़ गया। अब क्यों रोका गया, क्या रोका गया, मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगी, लेकिन आज की जो मूल रूप से चर्चा है, अविश्वास प्रस्ताव, क्या माना जाए कि यदि उनको बोल लेने दिया जाता तो ये अविश्वास पैदा नहीं होता और ना ये अविश्वास प्रस्ताव आता? यदि वो कुछ कह भी रहे थे उस पर बात हो सकती थी, क्योंकि देखिए, यदि ये हम दो तरह से इस चीज को समझे, या तो समझाने की कोशिश थी कि जो पब्लिश नहीं हुआ है उसके पॉइंट्स मत रखिए,
और या तो फिर पब्लिश होने के लिए गया है और नरवणे जी ने क्योंकि लिखा तो वो चीजें शायद वो कमियां थी जो उजागर हो रही थी। अब दोनों ही बातों में यदि डिस्कशन हो जाता तो शायद ये चीजें नहीं होती। अब आप कैसे ओम बिरला जी के अविश्वास प्रस्ताव को जो आज पेश किया गया उसे कैसे देखते हैं, क्योंकि जहां अविश्वास जुड़ गया सर वहां क्वेश्चन मार्क तो आया और बड़ी बात है। राखी जी, मेरा बड़ा स्पष्ट है, मेरे से संदीप जी इससे पहले बोल रहे थे, संदीप जी ने एक पक्ष देखा और एक पक्ष में अपनी बात रखी। मेरा नर्म निवेदन है संदीप जी से, दूसरा पक्ष क्या लोकसभा नियमों से चलेगी या नियमों के खिलाफ चलेगी? अगर कोई काम नियम के खिलाफ हो रहा है तो वो नियम के अनुसार भी काम हो सकता है। मानो जो किताब पब्लिश नहीं हुई, क्या वो लोकसभा में रखी जा सकती थी? अगर वो नहीं रखी जा सकती थी वो बात, तो क्यों रखी गई? पहली गलती एलओपी की है। आप उस बात को, अगर नियम, कोई भी चीजें नियम कानून से चलती है, अगर वहां सरकार कह रही है कि वो नियम से बात करो और आप नियम से बात ना करके अपनी आपाधापी कर रहे हो और अपनी बात रख रहे हो जो कायदे में तुम नहीं रख सकते, बात ठीक है, बात गलत है, बात क्या है क्या नहीं है वो सेकंड इशू है। आप जिस बात को रख नहीं सकते उसको क्यों रख रहे हो? आप नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे? ये नियम बनाए किसने? ये अगर नियम बनाए हैं, कांग्रेस टाइम में बने हैं। ये नियम जो बने हैं कांग्रेस टाइम में बने हैं। लोकसभा का उस नियम को ही पालन करते हुए हमारी सरकार इसको आगे चला रही, और आप नियमों को अनदेखी कर रहे हो क्योंकि राहुल गांधी की नियम को अनदेखी करने की आदत है। राहुल गांधी का ना तो लोकसभा पर विश्वास है, ना राज्यसभा पर विश्वास है, ना सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है, किसी ना अपने मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं, अपनी सरकार पर विश्वास नहीं। जो आदमी अपनी सरकार पर विश्वास नहीं करता उस आदमी के आचरण पर प्रश्न लगना स्वाभाविक है। जिस तरीके से मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल ने कोई प्रस्ताव पास करा और उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उसको फाड़ के फेंक दिया, यानी वहां भी पूरी तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई। अच्छा। तो जो नियमों के धज्जे उड़ाता है तो उसको नियमों के अनुसार काम करने के लिए बाध्य करना चाहिए, काम करने के लिए समझाना चाहिए। आप उस बात को मानने और काम करने के लिए तैयार नहीं हो, आप जगह जगह पर कदम कदम पर नियमों की अवहेलना करते हो, कदम कदम पर संविधान को अपनी जेब में रखते हो, तो इस तरीके से ये एलओपी का आचरण नहीं है। अच्छा अनिल जी, मुझे एक बात समझनी है, हालांकि क्योंकि आपने इतनी बात रखी इसलिए मैं पूछ रही हूँ, लेकिन हम तो मूल रूप से आज अविश्वास प्रस्ताव पर ही पूरी बात करेंगे, पर फिर मैं जानना चाहती हूँ। चलिए एक पल मान लिया जाए राहुल गांधी नियमों के विरुद्ध चल गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन नरवणे जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, कुछ कोई बात आई है उसको गंभीरता से लेकर चर्चा तो हो सकती थी। पहली चीज, चलिए नहीं किया, आप मानते हैं नियमों का उल्लंघन है, लेकिन मोदी जी का उस दिन ना आना या ना बोलना, और ये क्योंकि चर्चाएं बड़ी जोर से हैं, ये कह देना सदन की तरफ से कि असुरक्षित थे वो या विपक्ष हमला कर सकता था, क्या ये नियम के मुताबिक अंदर हो सकता है? ये भी एक सवाल है सर। प्रधानमंत्री देश का सदन के अंदर असुरक्षित कैसे हो सकता है? विपक्ष में इतनी ताकत क्या है कि वो उनको हमला कर देगा या हमलावर हो जाएगा? ये भी तो सोचिए। राखी जी, अगर मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि ये व्यक्ति पागल हो चुका है, इस व्यक्ति को मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, ये उस आदमी से सभी लोग एक साइड में डरते हैं। मेरा कहना है अगर कांग्रेस अपना संतुलन खो करके कांग्रेस नियमों की धज्जियां उड़ा करके, मैं आऊंगी, एक सेकंड रुकिए। आप बोले थे मैं चुप हो राखी जी, प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के शब्दों, आप प्रधानमंत्री के बारे में उनका दिमागी हालत ठीक नहीं लगी। अनिल जी, प्रधानमंत्री के बारे में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरीके की बातें करें। अनिल जी, प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की बातें करें, वो बीजेपी के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप उनके दिमागी हालत ठीक नहीं है, आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। आपकी मनमर्जी चले। अनिल जी, प्रधानमंत्री के दिमागी हालत ठीक नहीं है, आप ये कैसे बोल रहे हैं? आपको एक मिनट संदीप जी, एक सेकंड। मैम कुंड्रू पुष्पलीला मैम, एक सेकंड। सर मानसिक स्थिति, एक मिनट सर, वो हमलावर, एक मिनट वो क्लेरिफाई करेंगे, मुझे लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। एक सेकंड रुकिए अनिल जी, कौन पागल हो गए? अरे एक मिनट मैम, एक सेकंड रुकिए। अनिल जी,
कौन पागल हो गया है? मुझे नहीं मैम रुकिए, वो इतनी तो मुझे लग रहा है वो नहीं बोलेंगे उनके लिए, कुछ और कहना चाह रहे थे, शायद कुछ और निकल गया है। अनिल जी किसके लिए कह रहे थे आप? राखी जी मैं एक उदाहरण दे रहा था कि मैंने कहा कि मैं वो शब्द नहीं बोल सकता जिस तरीके से एक कोई कुत्ता सड़क पर पागल हो जाता है तो सब लोग उससे बच करके चलते हैं। अरे तो सर सड़क के कुत्तों की तरह कौन पागल था? मतलब आप विपक्ष को कह रहे हैं कि किसको कह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री मैं भाई संदीप जी सुन लो, प्रधानमंत्री आप संदीप जी सुन लो, आप सुनने की आदत नहीं है ना, आप सुन नहीं सकते, आप अपनी बात सर क्लियर होने दीजिए, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही वो बोल किसको रहे हैं। एक मिनट रुकिए सर, 3 लोग हैं, 3 कैरेक्टर हैं यहाँ, एक तो मोदी जी हैं, दूसरे स्पीकर हैं जिन्होंने कहा, तीसरा विपक्ष है। अब पागल कोई पागल हो जाता है, कौन पागल? हमला करने वाला ही पागल होगा सर, जिस पे हमला हो रहा है वो तो पागल नहीं हो सकता। ताकि जी मेरा ये कहना है बड़ा स्पष्ट, आपने पहले आप सुन नहीं सकते ना बात मैम, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, क्लियरिटी आने दीजिए प्लीज। कि आपने कहा कि किस बात का डर है, आपने कहा किस बात का डर है। डर मैंने कहा कि जनरल, मैंने बात करी है, जनरल बात करी है कि जनरल कोई व्यक्ति अगर उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं इसका मानसिक संतुलन खराब है, तो इसलिए लोग बचते हैं। मेरा कहने मतलब ये, प्रधानमंत्री की चेयर तक महिला सांसद का कौन से नियम से पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती, क्यों पहुंची? आप ये बताओ, जहां आप पहुंच ही नहीं सकते, आप किस नियत से वहां पर पहुंचे हैं? आपकी नियत क्या थी वहां पर? आपने वहां भी नियमों की अवहेलना करी है, आपने वहां भी नियमों को नहीं माना। लेकिन अनिल जी आपको पता है यदि प्राइम मिनिस्टर की वहां एंट्री होती, महिला सांसदों को हटाने के लिए पूरी सिक्योरिटी थी। आप समझिए सदन के अंदर की बात हो रही है। राखी जी सिक्योरिटी का, मैं सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि महिला सांसदों का वहां क्यों पहुंची जब उनका वहां पहुंचने का वो विरोध में पहुंची। अरे वो विरोध कर रहे थे, विरोध में पहुंचे। विरोध करने का अपना स्थान है, विरोध करने का भी अपना स्थान है, विरोध करने की एक सीमा है, कहां पर खड़े होकर तुम्हें विरोध करना है, कहां तक तुम जा सकते हो, कहां तक तुम नहीं जा सकते। जब उसकी सीमा ही, उसका जगह ही नहीं है, आप उस जगह पहुंच करके वहां पर उस सीट को घेर कर खड़े हो रहे हो जहां पर प्रधानमंत्री जी को आकर के बैठना है, उस सीट को आप चारों तरफ से घेर कर खड़े हो रहे हो। ये कौन सा तरीका है? चलिए ठीक है, विपक्ष का कौन सा तरीका है? विपक्ष अपनी गलती ठीक है। अनिल जी अब अविश्वास प्रस्ताव तो आया है, गलती करके और अपनी जेब में डाला है। विपक्ष मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहता है, विपक्ष अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं चाहता, विपक्ष से गलती हो गई है, उस गलती को छिपाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल ये जब सब जितने भी पैनल सब बैठे हैं, सबको ये पता है कि ये प्रस्ताव गिरेगा, तो भी वो ध्यान भटकाने क्यों के लिए, गिरेगा? अपनी गलती को छिपाने के लिए, आप इस बात का जवाब इनके पास नहीं कि महिलाएं प्रधानमंत्री की नहीं सर, मुझे तो ये सवाल भी है कि प्रस्ताव गिरेगा क्यों, 3 बार क्यों गिरा, ये तो मेरे पास पूरी डिटेल है, मगर आने वाला भी गिरेगा इसकी डिटेल नहीं है, उस पर मैं सिर्फ अपना अनुमान लगा सकती हूँ। सर आप कह रहे हैं प्रस्ताव गिरेगा, क्यों प्रस्ताव गिरेगा ये तो आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि बड़ा स्पष्ट है कि जब पीएम की कुर्सी के पास नहीं पहुंच सकते, नियम के अनुसार नहीं पहुंच सकते, तो इसका मतलब आपकी नियत खराब, आप क्यों पहुंचना चाहते हैं? यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले ही चर्चा का कंक्लूजन दे रहे हैं अनिल जी कि प्रस्ताव गिर ही जाएगा। ये और एक बड़ा सवाल आ गया कि कैसे। राखी जी, हाँ, मैं हेमंत जी ने जो कहा, सर जनरल सेक्रेटरी के पास नोटिस गया है चेक होने के लिए कि आप देखिए क्या चीजें हैं। हाँ, अब वहीं से क्रॉस हो जाएगा तो बढ़ेगा ही नहीं आगे, तो चर्चा तो बहुत दूर की बात है। ये भी पॉइंट है। हाँ ठीक है अनिल जी, चलिए अनिल जी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं और मैं बहुत अच्छे से अविश्वास प्रस्ताव पे आज बैठी हूँ, तो मेरे पास तो और बहुत सारी चीजें, रुकिएगा मैं आऊंगी वापस से। हाँ मैम बोलिए बोलिए बोलिए। मैडम पहला उन्होंने सॉरी बोलने के लिए बोल दो मैडम, उनको भेजा, उनको खत्म हो गया, उनको पागलपन दौरा बन गया होगा, अंधविश्वास अंधभक्तों का जैसे बात कर रहे हैं ना उन्होंने। पहला बड़ा है, जरा बुजुर्ग है, थोड़ा जरा बात करने का अंदाज सीख लो। बोलो क्या बात कर रहे हैं? अपोजिशन लीडर को कुछ भी बात करने का है, स्पीकर का ऊपर कितने वीडियो है, फॉरेन स्टेट्स में पार्लियामेंट में चप्पल लेके पेपर मारते, स्पीकर को ऊपर मारे, कितना होता है इंसिडेंट। वो सब देखते हुए मोदी क्या बाप का बन गया? आपको घर में रख लो मोदी को। प्रधानमंत्री किससे बने? पब्लिक से बने। हमारा प्रतिपक्ष में जो भी है राहुल जी, जो भी बात करने का रहता मौका देना था, क्यों नहीं दिया? क्या स्पीकर का करेक्ट है क्या? जुल्मी है क्या?
हम किसके लिए मांग रहे? हमारा पब्लिक का, जनता का जितना डाउट है, संदीप जी ने अच्छा कहा था, जितना डाउट है वो पार्लियामेंट में पूछने का उन लोगों के लिए हम लोग वहां पर भेजे थे। नहीं पूछना क्या मना करते? ये बात करना, वो नहीं बात करना, क्या प्रोसीडिंग्स आपको मालूम है जी? मैं करी हूँ मिनिस्ट्री, मुझे मालूम है कि रूल्स क्या है। क्या अच्छा नहीं रहता देश में, वो बर्बाद है। एक जोक है, क्या आंटी वो बात क्या है? मसला एक है, जोरू मारे से गुस्सा नहीं आता कहते, बाजू वाले देखो तो गुस्सा आता कहते। ये भैया एडवोकेट हेमंत भैया भी ऐसा बात करे तो मुझे हंसी आया। क्या देश में क्या भगवान बन गया क्या मोदी जी? हमको राइट है जो पूछने का है पार्लियामेंट का, हमारा टाइम देना चाहिए स्पीकर। इसीलिए राहुल जी ने वो बुक के बारे में पब्लिश हो ना पब्लिश हो, पब्लिक को, जनता को बोल रहे भाई क्यों डर जा रहे पार्लियामेंट में बात करने नहीं क्यों नहीं देते? किसका रूल्स है वो? हमारा पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर वालों को प्रधानमंत्री से ज्यादा अपोजिशन लीडर को ज्यादा वक्त देता है, जो टाइम उनको मिलना चाहिए ज्यादा टाइम देता है अपोजिशन लीडर्स को। क्या प्रोसीडिंग्स मालूम है जी उनको? कब उतर नहीं जाना प्रधानमंत्री के चेयर? अरे चेयर नहीं जी, प्रधानमंत्री भी मारते। कितने हैं डेमोक्रेसी सिस्टम में, सब सिस्टम हो जाता है। क्या वहां तक नहीं जाना? क्या तुम लोग जाके बैठो वहां पर पार्लियामेंट में, जाके बैठो वहां जा। क्या अंधभक्त का जैसा बन गया क्या है जी? पार्लियामेंट में किस सब्जेक्ट में बात कर रहा था? क्यों रोक रहे थे स्पीकर? अरे इतनी लंबी भाषण कर रहा स्पीकर, क्यों नहीं रखना चाहिए? हमारा जो है ना पार्लियामेंट में स्पीकर भी ज्यादा वन साइड बात कर रहा है, दिख रहा है, जनता देख रहा है। हम लोग इसके लिए हम लोग पूछना चाह रहे, क्यों अविश्वास क्यों नहीं रखना? बराबर रखेंगे हम लोग। क्यों डर के और डर रहे? क्यों डर रहे भाई? जो पब्लिक से वहां पर बन के गए थे वहां सीट पे, प्रधानमंत्री ऊपर से उड़ के इधर नहीं आए, समझ गए आप? प्रधानमंत्री बना है उन्होंने, आपको भक्ति बन गया, ज्यादा अंधभक्त बन गए तो भजन करो जाके उनके घर के। हमारा पार्लियामेंट की सेशन में, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में सब कुछ रहता है, वो रूल बुक भी रहता है, पढ़ो बोलो उनको। प्रधानमंत्री के पास नहीं जाना, औरत वो एमपी नहीं जाना, क्या है घर का मामला है क्या? पब्लिक का मामला है, उसके लिए समाधान देना ही पड़ेगा। राहुल जी ने जो पूछा बुक के बारे में वो सुनना था। वो अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो अभी देखो भैया ने कहा था, मैं नहीं बोला। एप्स्टीन का सब्जेक्ट क्या है भाई? मोदी का नाम आया, अदानी का नाम आया, क्या वो अपन का जो इंटरनेशनली अपन का चाइना बॉर्डर से हमारा पूरा आ रहा है, पूरा देश का कब्जा होने का प्रॉब्लम हो रहा, पाकिस्तान से अपन को प्रॉब्लम हो रहा, वो सब्जेक्ट प्रधानमंत्री बोलना चाहिए ना, कुछ नहीं पूछना ना, क्या नहीं होना? क्या देश का सुरक्षा नहीं है, औरतों का सुरक्षा नहीं है? अभी इसका इतना इंटरनेशनली पूरा मोदी का नाम बदनाम हो रहा, या अगर घर में बैठ के इन्हों नहीं बोलने का, नहीं पूछने का, ये क्या बात कर रहे तमाशा? हम बराबर ठीक है मैम, वापस आऊंगी। क्लियर करने का उनको राइट है पूछने का। रोकने वाला स्पीकर भी किससे बना? स्पीकर हमारा प्रतिपक्ष वाला है, चुनते हैं उनको। ठीक है मैम, दो छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया जाने दीजिए, वापस आ रही हूँ। उन्हें लंबे भाषण देते हुए बात करने नहीं, क्या बात करना? तुमसे सीख के आना, क्या लिख के? तुम्हारा प्रधानमंत्री को पूछ के क्या बात नहीं करना, क्या करना? मैम ठीक है, कुंडरू पुष्पलीला मैम, दो छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, मैं वापस आती हूँ। प्लीज एक सेकंड रोक रही हूँ आपको। मैडम बहुत कुछ बोला उन्होंने, राहुल जी के बारे में बहुत बकवास किया उन्होंने। पहला सारी बोलो, नहीं तो मैं इतनी बुरी गालियां बोलती हूँ, जाके बोलो। नहीं मैम, प्लीज अब्यूज नहीं करिएगा, प्लीज मैम, लाइव डिबेट है, प्लीज अब्यूज नहीं करिएगा। देखिए ये चर्चा है मैम, आज की बात नहीं है, वो तो आप देखिए राहुल गांधी को बोल रहे हैं। 3-4 दिन पहले एक चर्चा में मेरे साथ एक मेहमान जुड़े थे, वो उनको पागल कह रहे थे। एक कांग्रेस जुड़ी थी, वो मोदी जी को पागल कह रहे थे। तो सर ये मैम, ये ना बहुत दिनों से हो ही रहा है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि सब सम्मानीय है, समझे कौन किसको पागल कहेगा, कौन किसको क्या कहेगा। प्लस प्लीज अभी अब्यूज मत करिएगा, मुझे बंद करना पड़ेगा प्लीज। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपको बोल रहा हूँ, मगर ये इंसान जो है ना अनिल गोयल जी, बहुत बुरा बात कर रहा है। उन्होंने अगर करना है तो सीधी तरह रूल्स का बुक इनको तो नहीं देता, इन्होंने एमपी नहीं है। ठीक है मैम, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज रुकिए। रविंद्र जी, अविश्वास प्रस्ताव आया, हालांकि अनिल जी तो कह रहे हैं कि पारित ही नहीं होगा, गिर ही जाएगा, उस पर तो मैं बाद में जाऊंगी, विश्लेषक से पूछूंगी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो आया, इसके पीछे किन किन चीजों को आप देख रहे हैं और इतना टकराव क्यों? क्या महज वहां पर मोदी जी का ना बोलना, या फिर महज राहुल गांधी को ना बोलना दिया जाना, और जिस तरीके से एमपी सस्पेंड हुए थे,
मतलब मूल रूप से एक जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी के लिए क्यों? राखी मैम, पहले तो एक करेक्शन करेंगे कि जब लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो उसको निष्कासन का प्रस्ताव कहा जाता है, महाभियोग का नहीं। दूसरा, हम भारतीय जनता पार्टी की मजम्मत करते हैं क्योंकि आपने जो क्लिप दिखाया उसमें बालक बुद्धि कहा गया एलओपी को। एक सज्जन ने कांग्रेस पार्टी को मूर्ख पार्टी कहा और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं डिबेट में उन्होंने कहा कि सड़क पर कुत्ता पागल हो जाता है। तो ऐसे करते हुए इन लोगों ने अपनी मानसिक स्थिति को दर्शाया है। अब आते हैं ओम बिरला जी पे। ओम बिरला जी लोकतंत्र के ऐसे स्पीकर हैं जिन्होंने पूरे लोकतंत्र को भयातुर कर दिया है और झूठ बोला है। संसद में जो झूठ बोला है उसके लिए काला इतिहास बनेगा कि प्रधानमंत्री के ऊपर सुरक्षा की समस्या थी। तो मुझे लगता है, मैं पिछले डिबेट में आपके यहाँ बात ये कर चुका हूं कि प्रधानमंत्री क्या किसी भी जो अंदर बैठे रहते हैं 543 सांसद बैठे रहते हैं उनके ऊपर किसी के ऊपर भी सुरक्षा का समस्या नहीं आ सकती है, क्योंकि अंदर उस कमरे के अंदर पार्लियामेंट के सुरक्षा कर्मी रहते हैं और प्रधानमंत्री जी के बाहर जैसे हम कमरे से बाहर निकलते हैं उनकी पूरी की पूरी एसपीजी की टीम रहती है। यह कहते हुए झूठ बोला है ओम बिरला जी ने। अब ओम बिरला जी की जरा कार्य पद्धति देख लेते हैं। ओम बिरला जी के सामने भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद था, वो बोलता है कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, और चुप रहते हैं ओम बिरला। यही ओम बिरला हैं, चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। यही ओम बिरला हैं कि 2020 में 7 कांग्रेस के सांसदों को निकाल देते हैं, जबरदस्ती निकाल देते हैं सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। नियमतः से कोई उनको नोटिस देनी चाहिए थी। यही ओम बिरला हैं 2023 में जिनके देख रेख में संसद में घुसपैठिए घुस आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा वो भेजे गए रहते हैं, संसद में बम फोड़ देते हैं, चाहे नकली प्रकार का बम रहा हो। और इसके नाते 150 विपक्ष हमारे विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कभी भी इससे अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं कि ये सामान्य रवैया करेंगे, पक्षपातपूर्ण रवैया करते रहे हैं और ये करते ही रहेंगे। हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, तो हम विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं उसमें हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने और सांसद हमारी माननीय डिम्पल यादव जी ने भी कहा है कि हम इसके साथ मजबूती से खड़े होते हैं। ये गिरेगा या उठेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, क्योंकि वो एप्स्टीन से पैसा लेते हैं और वो जो दलाल था उसका इजराइल का, उस दलाल से पैसा लेके बांट के जाने कितनी सरकारें गिराई होंगी, तो हो सकता है प्रस्ताव भी गिरा देंगे, उसकी हमको चिंता नहीं है। लेकिन हमने अपनी मंशा से भारत की जनता को अवगत करा दिया। एक व्यक्ति जो लगातार 2 बार इस लोकसभा का स्पीकर रहा हो, वो पक्षपातपूर्ण रवैया कराता था, विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देता था, माइक बंद कर देता था, उनके भाषण के अंशों को स्पॉन्ज कर देता था। लेकिन वही जब बातें होती थी मुल्ला, कटुआ, आतंकवादी, तब स्पॉन्ज नहीं करता था और विपक्षी सांसदों को बोलने से रोकता था और कैमरे का फोकस हटाता था जब एलओपी बोला करते थे या माननीय अखिलेश जी बोला करते थे। तो ऐसे व्यक्ति से हम कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम अपना प्रस्ताव लाए हैं, हम देखते हैं कि लोकसभा में क्या होता है। और ये जो हम मैसेज देने में सफल थे जनता में कि ये इनके लिए अब लोकसभा भी ऐसा कोई संस्था नहीं रह गई कि जिसके जो नियम से धर्म से चलता है। अब बार बार कहा जा रहा है कि एलओपी बोल ही नहीं सकते थे। एलओपी के पास विशेषाधिकार प्राप्त है कि ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर वो जनता के पक्ष में लीडर ऑफ अपोजिशन संसदीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए और बहस शुरू कर सकता है, सरकार से सवाल कर सकता है, यह उसका विशेषाधिकार है। इसका प्रयोग राहुल गांधी जी कर रहे थे, ओम बिरला को मालूम नहीं होगा या ओम बिरला इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते रहते थे। किताब की कोई बात नहीं है।
कि जो बात किताब की नहीं थी, बात थी हमारी सुरक्षा की, जो चाइना से हमें खतरा था, हम उसको आगाह करना चाहते थे। और संसद से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती थी। और ओम बिरला ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो भी इवेंट किया है, उसके बाद मोदी जी भाग खड़े हुए। अब उनको कहीं फिर से जाना पड़ेगा उसके एप्स्टीन के शरण में कि अब क्या करें। तो जो भाग खड़े हुए, राहुल गांधी जी ने अपने परंपरा का निर्वहन किया था, और मोदी जी ने भाग के परंपरा का निर्वहन नहीं किया है। ओम बिरला जी परंपरा का निर्वहन नहीं किया। जी धन्यवाद। मैं वापस आऊंगी। एहतेशाम जी भी जुड़ गए हमारे साथ, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। एहतेशाम जी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है कि टीएमसी इससे बहुत दूर है, आप लोगों की मंजूरी क्यों नहीं, या आप लोग इससे दूर क्यों रहे? क्या आप लोगों को विश्वास है ओम बिरला पर? देखिए, इस तरह की बात नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का जो हस्ताक्षर का जो बात हो रही थी, हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि 2-3 का उनको इन्फॉर्मेशन समझ लिए, एक फॉर ऑफ प्रोटेस्ट लेटर देना चाहिए, 2-3 दिन का समय देना चाहिए। यहीं पर इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। 2-3 दिन समय, ऐसी बात नहीं है कि हम मतलब उनके साथ में नहीं है, हम इंडिया अलायंस के साथ में है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2-3 दिन का समय हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से बोला गया कि उनको 2-3 दिन का समय देना चाहिए, ताकि फिर क्या है, वो भी अपनी बात समझ लिए कि लेटर जब दिया जाए तो वो भी अपनी बात रखे। आज 10 तारीख है, 13 तक सदन हमारा चलेगा, तो वो अपनी बात यही रखी, बात नहीं रखी कि हम लोग उनके साथ में नहीं है, हम लोग सारा साथ में है। और इन्होंने, हमारे युवा नेता ने यही बात रखी लोगों के बीच में कि 2-3 दिन का उन्हें समय दिया जाए और इन्फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट लेटर लिख कर दे दिया जाए इस पे। यही इतनी सी बात है, हम लोग साथ में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है राकेश जी कि हम लोग साथ में नहीं है, हम तमाम अपोजिशन पार्टियां हम लोग साथ में। तो अविश्वास प्रस्ताव को लेके क्या कहेंगे? अविश्वास प्रस्ताव ठीक है? क्या होना चाहिए? क्या क्लियरिटी इसमें मिलेगी? ये तो एहतेशाम जी बोल सकते हैं यदि इंडिया ब्लॉक के साथ हैं आप। सबसे बड़ी बात देखिए राकेश जी, एकदम हम लोग एक है। जिस हिसाब से हमारे जितने भी पैनलिस्ट बता रहे हैं, हमारे दीदी भी बहुत अच्छी सी बात कर रहे हैं कि ये जो अभी जो हमारे ओम बिरला जी है, जितने भी सत्ता विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें बोलने का समझ लिया अवसर नहीं देते हैं। ये कहीं न कहीं पक्षपात की राजनीति करते हैं। ये कहीं, ये समझ लिए हमारे जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो पार्लियामेंट है, वो उनका अवहेलना कर रहे हैं स्पीकर जो हमारे ओम बिरला जी है। ये इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। स्पीकर को ऐसे न्यूट्रल होना रखना चाहिए, चाहे पक्षपात हो चाहे पक्ष के तरफ के हो, दोनों तरफ के लोगों को न्यूट्रल से बात सुनना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं समझिए वो पक्ष के जो है उन्हीं बात को सदन में चलने देते हैं। विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कितने भी समाजवादी पार्टी हो, चाहे जितने भी हमारी विपक्षी पार्टियां हो, आरजेडी हो, उनकी जब आती है, हमारे मित्र रविंद्र जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि उनका माइक कर दिया जाता है। तो ये इस तरह का 2014 के बाद में राकेश जी इस तरह से हमारे देश में हो रहा है। हम समझते हैं कि तमाम लोगों का समान अधिकार देना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे सत्ता विपक्ष हो। आज जनता आपको भी चुन कर करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचा। हमने फिगर तो जो है 272 का आंकड़ा नहीं पाते हैं, लेकिन हमने इतने दिन तक यूपीए की गवर्नमेंट थी, 2004 से समझ लिए 2014 तक हमने जबरदस्त तरीके से चलाया। हमारे कार्यकाल में कभी भी अपोजिशन पार्टियां को इस तरह से समझ लिए बोलने का माइक ऑफ नहीं किया जाता था, लोगों का हमेशा अवसर दिया जाता था। लेकिन जब से जो अभी परिस्थिति है हमारे देश में, ये अलग विडंबना है राकेश जी। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की समझ लिए हत्या हो रही है, लोगों को बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है किसी तरह का। आप देखिए, आप हमारी महिला लोगों को जो है निष्कासित किया गया। आप देखा होगा इससे पहले भी 150 तकरीबन या 140 का तकरीबन मेंबर पार्लियामेंट को निष्कासित कर दिया गया। ये कहीं न कहीं ये पावर का बेजाय इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है एहतेशाम जी, क्योंकि कई सारे मेहमान समय मांग रहे थे। पहले एक छोटा सा सवाल मेरा संदीप जी आपसे है, उसके बाद अनिल जी और हेमंत जी समय मांगा था। आप लोग बोलिएगा प्लीज, एक सेकेंड। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये गिर जाएगा। मैं इसके पीछे की चीज़ों को समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर प्लीज़ मुझे समझाइए, क्योंकि मैंने जो आज स्टडी किया है
उसके अकॉर्डिंग तो जब ये लोकसभा महासचिव के पास लिखित रूप में जाता है, उसमें देखा जाता है कि उसकी भाषा क्या है, किस तरीके से पॉइंट आउट किया गया है, किस तरह से चीजें लिखी गई हैं, तब वो वहां से बढ़ता है। अब यहाँ से क्या लोकसभा जो महासचिव होंगे, जब वो इसे जांचेंगे, देखेंगे, क्या पता आगे बढ़ेगा कि नहीं, क्या पता वहीं खामियां निकल जाएंगी, वहीं से क्रॉस हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये तो लास्ट प्रोसेस है कि 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, उसके पहले तो आगे बढ़े तब तो समर्थन तक और महाबहस तक जाएंगे। तो कैसे इसको देखते हैं? देखिए राखी जी, जब आप कभी ट्रैफिक में होंगी और आपकी गाड़ी का किसी पुलिस वाले को चालान करना होगा, तो उसके पास करीब 180 पॉइंट्स होते हैं। आपके पास सब कुछ होगा तो भी आपका चालान हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें बहुत कुछ होता है, इसमें लैंग्वेज भी मैटर करती है, वर्ड्स भी मैटर करते हैं। और अभी 2014 के बाद से बहुत सारी चीजें इस तरीके से बदल गई हैं कि जो चीज आप अविश्वास प्रस्ताव लाकर नहीं कर सकते, जैसे मैं उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का आपको बताऊं, जो काम विपक्ष नहीं कर पाया वो मोदी साहब ने एक झटके में करा दिया। तो ये चीजें कब होंगी, कैसे होंगी, ये सरकार तय करती है। आजकल ये विपक्ष के हाथ में नहीं है। हालांकि अनिल जी ने जो बात कही, हो सकता है वो नंबर गेम की उन्होंने बात की हो कि इतने नंबर शायद नहीं होंगे, या उनका अपनी कुछ कैलकुलेशन हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो महिलाओं की आ रही है। आप ये देखिए, मोदी जी अपनी ही सांसद बहनों से कैसे डर सकते हैं। वो इटली के प्रधानमंत्री से नहीं डरते, भाग करके हाथ मिलाते हैं, अपनी दोस्त बताते हैं। वो इवानका ट्रंप से नहीं डरते, जो ट्रंप हमें दिन रात गालियां देता है, मोदी जी को झूठा भी कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है। इवानका ट्रंप को वो कैसे ग्रांड वेलकम करते हैं। वो जब रसिया के सामने से एक महिला से हाथ मिलाते हैं, ये कहते हैं मैंने आपको ट्विटर पर देखा है, वो अम्ब्रेला मतलब वो जो रशियन लैंग्वेज तो नहीं बोल सकते, तो उसको कहते ट्विटर अम्ब्रेला मतलब आप अम्ब्रेला लगा हुए, आपने फोटो लगाया, वो भी हंस करके हाथ मिलाती है। तो इतने दुख की बात है कि आप अपने परिवार, जितने ये सांसद लोग हैं, इनकी बहनें हैं, इनका परिवार है, ऐसी क्या डर पैदा हो गया। क्या ये महिला ये सवाल पूछने वाली थी कि अनिल अंबानी ने जो गोल्डन बालों वाली लड़की मांगी थी वो कौन थी? अनिल अंबानी आपका दोस्त है, उसके बारे में पता चले। या ऐसी कौन सी वजह है कि हम इतनी झुक कर के डील कर रहे हैं? या ऐसा कौन सा डर है कि हम रसिया का साथ छोड़ रहे हैं? ऐसा कौन सा डर है हम पोर्ट छोड़ रहे हैं ईरान का? ऐसा कौन सा डर है जो हम ब्रिक्स में अपनी सेनाएं नहीं भेज रहे हैं प्रैक्टिस के लिए? आखिर ये 56 इंच का सीना है या 6 इंच का सीना है? ये देश जानना चाहता है, वो बहनें भी जानना चाहती है जो संसद में बैठी है, उन्हें भी अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को बताना है। ठीक है सर। मैम प्लीज, आप हंस रहे हैं, मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रही हूँ कि ऐसा गंभीर विषय चल रहा है और संविधान मामलों के जानकार भी बीच बीच में मुस्कुरा दे रहे हैं। बड़ा मेरे मूवमेंट पे समझिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना सेंसिटिव मैटर है और टिप्पणी ऐसी आ रही है विश्लेषक की तरफ से। ठीक है, चलिए वापस आ रही हूँ। एक सेकंड, हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज अपनी बात रखिए। मैम एक सेकंड आ रही हूँ, एक सेकंड। बड़े संक्षिप्त शब्दों में मैं दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी जो क्रिया विधि थी, इस क्रिया विधि के लिए देखिए संसद हमने किस लिए बनाई है? संसद बनाई है देश के सिटीजन्स का, देश के नागरिकों का भला और वेलफेयर करने के लिए। इस पूरे प्रकरण के अंदर देश के नागरिकों को कुछ हासिल नहीं हो रहा है, सिर्फ पक्ष की और विपक्ष की रस्साकसी चले जा रही है और उसमें नुकसान देश की आम पब्लिक को भुगतनी पड़ रही है। दूसरी चीज मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि देश का जो लोकसभा का स्पीकर होता है या राज्यसभा का स्पीकर होता है, वो सदन का गार्जियन होता है। उस गार्जियन को सदन की मान मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, सदन को सुचारू रूप से चलाने देना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सदन के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव या इम्पार्शियलिटी नहीं बरती जानी चाहिए। और 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोट भी किया अपनी एक जजमेंट के अंदर, के होल्लान वर्सेस जिछालू जो 1992 की है, जो पूरे के पूरे लोकसभा के और राज्यसभा के स्पीकर्स के संवैधानिक चरित्र को रेखांकित करती है। सो बीइंग एज ए रिस्पॉन्सिबल टैक्सपेयर, मेरा देश का पैसा है, मेरा पैसा है, मेरी हार्ड अर्न मनी है और वो देश के वेलफेयर के लिए लगनी चाहिए, ना कि इस रस्साकसी के लिए, इस पॉलिटिकल रस्साकसी के लिए। हमारे देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे देश में पक्ष और विपक्ष है। जब तक किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं किया जाएगा तब तक वो पूरा डिस्कशन और वो आउटपुट निकल के नहीं आएगा। सो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर विपक्ष ने किसी को एलओपी चुना तो वो आदमी ऐसे ही नहीं चुन लिया है उसको,
मैं कहीं ना कहीं उस आदमी को इम्पोर्टेंट मानता हूं, उसके ऊपर मैं किसी तरीके का उसकी बुद्धिमत्ता को या उसकी सोच विचार को मैं परखना नहीं चाहता। जिन लोगों को विपक्ष ने अपना एलओपी चुना है, जिसको अपना नेता चुना है, उस आदमी को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। संसद के अंदर डिस्कशन होना चाहिए और वो डिस्कशन जनता के, लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए होना चाहिए। यही बात मैं कह के अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। ठीक है, राखी जी 1 मिनट, राखी जी 1 हाँ मिनट बोलिए मिलेगी? बोलिए, जल्दी जल्दी से। हाँ राखी जी हेमंत जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हेमंत जी सदन के अंदर डर तो चर्चा का, ये चर्चा ना हो। ये समाजवादी पार्टी के कई ऐसे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये चाहते हैं वहां चर्चा हो जाए। जिस सरकार तो कहेगी कि सोयाबीन नहीं आएगा, ये कहेंगे सोयाबीन नहीं आएगा, ये तो बात सच है, लेकिन सोयाबीन की उड़दी भी आएगी, सोयाबीन का तेल भी आएगा। ये कहेंगे, सरकार कहेगी मक्का नहीं आएगी, ये बताएंगे मक्का से बनने वाले स्टार्च भी आएगा, मक्का से बनने वाला एथेनॉल भी आएगा, मक्का की वेस्ट भी आएगी। ये बात ऐसी हो जाएगी कि गन्ना नहीं आएगा, चीनी भी आएगी और गन्ने की खोई भी आएगी। ठीक है। हाँ अनिल जी प्लीज अपनी बात रखिए। मैम आ रही हूँ, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। मैं जो हमारी एक तो हमारी बहन भड़क रही थी, बीच में बोल रही थी, किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आप ये कहते हैं कि मैं मंत्री रह चुके हैं, आप पूर्व मंत्री रह चुके हो, आपको सदन की बिल्कुल जानकारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको निश्चित तौर पर आमंत्रित करता हूं कि सिर्फ संसद में, विधानसभा में या निगम में किस तरीके की प्रक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है, एक एक प्रक्रिया माइक्रो लीवर से आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूं, आपसे सीखने के लिए तैयार हूं। जो मुझे नहीं आता हो, जो मुझे नहीं आएगा, मैं सीखने को तैयार हूं। जो मुझे नहीं आएगा वो आपसे सीखने को तैयार हूं, और जो मुझे आएगा वो आपको ये पता लगेगा कि मुझका भी मतलब मुझको भी थोड़ी बहुत संसदीय प्रणाली की जानकारी है, कार्यकलाप की जानकारी है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कई बार मोदी जी के विषय में शब्द कहा, राहुल जी के विषय में कहा। मौत का सौदागर मोदी जी को किसने कहा? कांग्रेस ने कहा। कब्र खुदेगी किसने कहा? आपने किन किन शब्दों का इस्तेमाल करा है माननीय प्रधानमंत्री के लिए? उन सब शब्दों को सोचने के बाद में आप फिर अपने बारे में सोचो कि आपने क्या कहा है, क्या निकला है। दूसरी बात, जो चाइना के बारे में बात करें, जिस चाइना की पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से कांग्रेस पार्टी का एमओयू हुआ है, और वो आज तक ये बताने के लिए तैयार नहीं एमओयू किस बात का हुआ है, कैसे हुआ है। आज वो पार्टी, अनिल जी जो अविश्वास प्रस्ताव आया, जो देश की सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव आ गया। हम तो उस चीज पे हैं। कांग्रेस का चाइना के साथ और पुराना छोड़ दीजिए। अरे सर, यही चाइना के पे लेके आए, ये अमेरिका पे लेके आए, तब ये लेके आए, तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे बोलने का शौक नहीं है। मुझे अब ये बीच में बोल रहे हैं, ये बीच में बोल रहे हैं। मैं जब ये बोल रहे थे, मैंने अपना हाथ उठाकर कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ। अब ये बीच में बोल, उनको ये सिखाया जाता है, कांग्रेस को ये सिखाया जाता है कि अपनी बात बोलते रहो, जो मर्जी बोलते रहो। ये क्या तरीका है? आप जब आप बोल रहे थे, मैं आपका सम्मान कर रहा था, आप बोल रहे, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, और आप बीच में बोलकर डिबेट खराब कर रहे हैं। आपकी बीच में बोलने की से आप बड़े नहीं हो जाते। आप बीच में बोल, जब दो लोग बोल रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। दो लोग, ये क्या समझदारी है क्या? आपको कांग्रेस की यही संस्कृति सर, मुझे ना मुझे अभी तक तो सिर्फ चर्चाओं में लगता था, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सदन के अंदर ये टकराव क्यों होता है। एक बोलने नहीं देगा, दूसरा सुनेगा नहीं, और दोनों की जब टकराव होता है ना तो कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो आप दोनों बराबरी से बोल रहे हैं, वहां भी ऐसे ही होता है। एक बात सुनो मैडम जी प्लीज। आपका नंबर आया तो मैम बोलिए प्लीज। रुकिए अनिल जी, 1 सेकंड। अनिल जी रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। देखिए समय हो गया है, मैं ऑलरेडी अपने टाइम से एक्स्ट्रा टाइम ही दे रही हूँ, वरना अब तक मैं चर्चा को क्लोज कर देती। प्लीज रुकिए। जब मैं बोल रहा, मैं ये बोल रहे थे, हमने इन्हें सुना ना। जब आप बोल रहे थे हमने सुना, मैं बोल रहा हूँ आपको सुना, बीच में क्यों बोलोगे? आप ही बोलोगे, दूसरा नहीं बोलेगा, ये तो अधिकार नहीं है ना। टीवी चैनल में किसी ये तो अधिकार नहीं, आप बोलो कोई दूसरा नहीं बोलेगा। आप एलओपी को नहीं बोलने दे रहे थे, वो आपको यहाँ नहीं बोलने दे रही है। मुझे बोलना ठीक है, चलिए मैम जल्दी से अपनी बात रखिए, समय हो गया। प्लीज चलिए अनिल जी 1 सेकंड। मुझे बात करने दीजिए प्लीज। आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, आप भी नहीं बोलेंगे बीच में। अगर हम बोल रहे तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। पहले आप इस बात की माफी मांगो, बीच में आप नहीं बोलेंगे। आपको कैसे बोलने देंगे? जब आप बीच में बोलेंगे तो आपको बोलने कैसे देंगे?
ऐसा नहीं है कि आप ही बोलोगे कि आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, ये परिवारवाद नहीं चलेगा, ये दादागिरी पहले से धांधलीबाजी करना, पहले से परिवारवाद चलाना, पहली दादी की दादागिरी करना, अपनी बात करना, किसी बात नहीं सुनना, ये नहीं चलेगा। मान्य ये नहीं चलेगा। चलिए, मुझे लगता है अभी है ना 13 तारीख तक का समय, आने दीजिए, चीजें पता चलेगा। 9 मार्च संभावित है, हो सकती है तब तक चर्चा। हम फिर इस चर्चा में बैठेंगे, जब तक इस चीजों पर अपडेट आता रहेगा हमारी चर्चा रहेगी। झगड़िए मत सर प्लीज, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये पक्ष विपक्ष है, इनका टकराव ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है अपने आप में बड़ी बात है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव इतने वक्त बाद आया है, तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो देखिए 9 मार्च की जो तारीख प्रस्तावित है कि इस दिन इस पर चर्चा हो सकती है, उसके पहले और क्या क्या होता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।